एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सृष्टि त्यागी और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा था कि हमारे आसपास की सभी वस्तुएं पदार्थ से मिलकर बनी हुई हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियोस यूज़फुल लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ जल्दी से जाइए वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द MCQ की बहुत ही अच्छी वीडियो जो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं उनके ऊपर एक वीडियो चैनल पर अपलोड होने वाली है। तो उसके लिए जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं उस वीडियो को अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए अपनी आज की नई चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं। इतना तो हम सभी को पता है कि हमारे आसपास की चीज़ें सभी पदार्थ से मिलकर बनी हुई हैं, लेकिन वो शुद्ध हैं या अशुद्ध वो नहीं पता। तो उसको हम देखते हैं। यहाँ पे पदार्थ जो है हमारे यहाँ पे दो भागों में विभाजित किया गया है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। जो हमारे शुद्ध पदार्थ हैं वो हमारे दो भाग में बांटे गए हैं, तत्व और यौगिक। ये सब हम अपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, समांगी क्या होता है और असमांगी क्या होता है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मिश्रण। मिश्रण जो है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मिश्रण एक पदार्थ है जो दो या अधिक तत्वों दो अथवा यौगिकों का बना होता है, उसे मिश्रण कहते हैं। उदाहरण में हमारा वायु, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं मिश्रण क्या होता है। जब हम किसी दो वस्तुओं को मिला देते हैं तो किसी उस वस्तु का मिश्रण तैयार होता है। जैसे कि हमारे पास एक गिलास में पानी है और चीनी है, जब हम उस चीनी को पानी में मिला देंगे तो हमारा एक मिश्रण तैयार होता है। मिश्रण के हमारे दो प्रकार होते हैं, समांगी मिश्रण और असमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को हम होमोजीनियस मिक्सचर भी कहते हैं और असमांगी मिश्रण को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। समांगी मिश्रण क्या होते हैं। समांगी मिश्रण वो मिश्रण होते हैं जिनके अंदर एक ही प्रकार की वस्तुओं को मिलाया जाता है, जैसे कि जल में चीनी, और वो अच्छी तरीके से घुल जाते हैं और हम उनमें अंतर नहीं बता पाते कि हमने उसमें क्या क्या वस्तुएं मिलाई हैं। असमांगी मिश्रण जो होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, उसमें अलग अलग प्रकार की वस्तुएं मिलाई जाती हैं, जैसे चीनी और रेत और पानी। तो उसमें हम अच्छे से ये बता सकते हैं कि हमने इसमें क्या क्या वस्तुएं मिक्स की हैं, क्या क्या वस्तुओं का ये मिश्रण है। तो इसी प्रकार हमारा ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मिश्रण और मिश्रण के प्रकार क्या होते हैं। इसके बाद हमारा आता है विलयन। विलयन जो होता है, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, जैसे कि नींबू जल, सोडा जल। जब हम जल के अंदर नींबू मिला देते हैं तो हमें ये नहीं पता होता, अगर हम टेस्ट करके नहीं बताते हैं तो हमें ये नहीं पता है कि जल के अंदर नींबू मिलाया हुआ है या जल के अंदर सोडा मिलाया गया है। विलयन को हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं आम भाषा में। विलयन हमारे दो प्रकार का होता है, विलय और विलायक। अब इसको हम कैसे बता सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक गिलास में पानी है और थोड़ी सी चीनी, तो जो चीज़ आप किसी वस्तु में मिक्स कर रहे हैं थोड़ी मात्रा में, तो उसे हम कहते हैं विलय, जो होता है हमारा सॉल्यूट। और जिस वस्तु के अंदर मिलाया जा रहा है उसे हम कहते हैं विलायक। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मिलाने वाली जिस वस्तु की मात्रा थोड़ी होती है उसे हम विलय कहते हैं, और जिस वस्तु की मात्रा ज़्यादा होती है उसे हम विलायक कहते हैं, क्योंकि जिस वस्तु में हमें कोई वस्तु मिलानी होती है उसकी मात्रा हम ज़्यादा लेते हैं। एक उदाहरण के तौर पर, अगर हमें किसी पानी में चीनी घोलनी है तो हमारे पास पानी की मात्रा अधिक होती है और चीनी की मात्रा कम होती है। उसी प्रकार विलयन में, सॉल्यूशन में विलय और विलायक दो प्रकार होते हैं, विलय जिसकी मात्रा कम होती है और विलायक जिसकी मात्रा अधिक होती है। या फिर विलय वो होता है जिसको हम मिला रहे होते हैं और विलायक जिसके अंदर हम मिलाने वाले हैं। इसके बाद हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वास्तविक विलयन, कोलाइड विलयन और निलंबन के अंतर क्या होता है। वास्तविक विलयन को हम ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं, कोलाइडल विलयन को कोलाइडल सॉल्यूशन और निलंबन को हम सस्पेंशन सॉल्यूशन। इनका जो आपका, पहले मैं आपको एक एक करके इनको समझाऊंगी, इनका अर्थ समझाऊंगी क्या होता है। एग्जाम्स में हमारा इसका
अंतर ज़रूर पूछा जाता है कि हमारा वास्तविक, कोलाइडल और निलंबन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ट्रू सॉल्यूशन, मतलब कि वास्तविक विलयन के जो आकार होता है, कण, जिन कणों से, जिन पदार्थ से वो मिला होता है, बना होता है, उसके कण बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन के कण भी छोटे छोटे होते हैं, लेकिन सस्पेंशन सॉल्यूशन के जो कण हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। ये हमारा समांगी मिश्रण बनाता है। ये हमारा समांगी दिखाई तो देता है, लेकिन ये विषमांगी या फिर असमांगी मिश्रण बनाता है, और ये हमारा विषमांगी या फिर असमांगी मिश्रण बनाता है। जो हमारा वास्तविक विलयन है वो पारदर्शी होता है, कोलाइडल विलयन हमारा अपारदर्शी होता है, और निलंबन हमारा पारभासी होता है। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे, ये होते क्या है। वास्तविक विलयन से पहले अब मैं आपको बताऊंगी सस्पेंशन, निलंबन के बारे में। मान लीजिए आपने किसी बीकर के अंदर पानी लिया और उस पानी में आपने रेत मिक्स किया है। रेत का और पानी का आपको मिश्रण तैयार करना है। तो उसमें आप देखेंगे कि थोड़े टाइम बाद, थोड़े समय बाद, वो जो मिट्टी है, वो जो आपने रेत लिया है, वो क्या होगा, वो नीचे बैठना शुरू कर देगा पानी में। तो उस स्टेट को हम बोलते हैं निलंबन। कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, कोलाइडल विलयन में क्या होता है, जो वस्तु हमने मिलाई है वो वस्तु उसमें अच्छी तरीके से घुल नहीं पाती, लेकिन वो नीचे भी नहीं बैठती है, मतलब कि वो पानी में ही तैरती रहती है। वास्तविक विलयन में क्या होता है कि जैसे आपने पानी के अंदर थोड़ी सी चीनी मिलाई और वो पूरी तरीके से घुल जाती है, तब हमारा एक वास्तविक विलयन या फिर ट्रू सॉल्यूशन बनकर तैयार होता है। इसके बाद आता है हमारा मिश्रण को पृथक करने के तरीके। ये भी हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जाम्स में आने के लिए। मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। आपने अभी तक क्या सीखा कि मिश्रण कैसे तैयार किए जाते हैं और मिश्रण हमारे कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन अब हम ये पढ़ेंगे अगर आपके पास कोई मिश्रण है तो आप उसको कैसे अलग अलग कर सकते हो, उसमें मिली हुई वस्तुओं को कैसे अलग अलग कर सकते हो। इसमें हमारी सबसे पहले इम्पॉर्टेंट आती है वाष्पीकरण, जो कि हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, तो हम यहाँ पे दोबारा नहीं पढ़ेंगे। बस थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ वाष्पीकरण क्या होता है। अगर आप किसी भी पानी को, किसी भी द्रव को उबालते हैं तो उसमें से भाप निकलना शुरू हो जाती है, तो उस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा अपकेंद्रीकरण, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या होता है, ज़्यादातर हम घर पे क्या देखते हैं, हमारी मम्मी घी निकालने के लिए दूध वगैरह को जो है मिलाई को बिलोती हैं, तो बिलोने वाले जो प्रोसेस होता है उसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन या अपकेंद्रीकरण कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है, दूध से क्रीम को अलग करना। कणों या पदार्थों के घनत्व के कारण पृथक्करण, जब किसी पदार्थ तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण नीचे की तरफ दबाव डालते हैं तथा हल्के कण ऊपर चले जाते हैं। तो ये हमारा वही प्रक्रिया है जो मम्मी घी निकालने के लिए घर पर आप लोगों के करती हैं। उस प्रोसेस को हम अपकेंद्रीकरण या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ये जो टॉपिक्स हैं चैप्टर नंबर 1 में और चैप्टर नंबर 2 के जो नोट्स हैं वो बिल्कुल वही नोट्स बनाए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो बेकार टॉपिक्स होते हैं वो हमने नोट्स में अवेलेबल कराए ही नहीं हैं, तो इन नोट्स को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद हमारा थर्ड विधि होती है ऊर्ध्वपातन विधि, जिसको हम सब्लिमेशन भी कहते हैं। दो पदार्थों के बीच एक पदार्थ ऊर्ध्वपतित हो जाता है जबकि दूसरा ऐसे ही रहता है। इसके बाद हमारा फोर्थ विधि है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी किसके लिए यूज़ होती है, डाई को पृथक करने के लिए। मान लीजिए आपके पास कोई रंग है, कोई डाई है, तो उसके अंदर कितने प्रकार की डाई मिलाई गई हैं, तो उनको पृथक करने के लिए इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है क्रोमेटोग्राफी का। क्लोरोफिल से रंजक मतलब पिगमेंट पृथक करने के लिए, खून से ड्रग पृथक करने के लिए। पुलिस या डॉक्टर्स वगैरह जो टेस्ट करते हैं, जिसमें क्या होता है कि हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि शरीर के अंदर ड्रग्स की मात्रा है या नहीं, तो उसके लिए क्या होता है, खून टेस्ट होता है, हमारा ब्लड टेस्ट होता है, जिसमें हम इस प्रक्रिया के थ्रू पता लगा सकते हैं कि खून के अंदर ड्रग की मात्रा है या नहीं। तो उस विधि का नाम होता है क्रोमेटोग्राफी।
इसके बाद हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। ये हमारा एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो चलिए एक एक करके इनको पढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के MCQ की एक प्लेलिस्ट आने वाली है, एक वीडियो आने वाली है, तो जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो प्लीज़ जल्दी से जाइए अभी और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए वापस आते अपने टॉपिक पर, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बनता, लेकिन रासायनिक परिवर्तन के दौरान नए पदार्थ बनते हैं। बहुत कम मात्रा में ऊष्मीय तथा अथवा प्रकाश ऊर्जा ली या निकाली जाती है। भौतिक परिवर्तन के दौरान जो हमारी ऊष्मा है या जो प्रकाश है वो बहुत ही कम इस्तेमाल होती है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन के दौरान इनकी बहुत ज़्यादा मात्रा का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण में बर्फ़ का पिघलना हमारा एक भौतिक परिवर्तन है, लेकिन लकड़ी का जलना हमारा एक रासायनिक परिवर्तन है। तो जल्दी से कमेंट पे बताइए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके बाद हमारा एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक रह गया तत्व। तत्व जो होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं, जो कि हम चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ चुके हैं, धातु, अवधातु और अधातु। इसमें हमारा सिर्फ इतना है कि जो इसके अंतर हैं वो पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। धातु क्या होता है, वो चमकदार होती है, अधातु चमकदार नहीं होती, और उपधातु ऐसे तत्व या ऐसे धातु या ऐसे अधातु होते हैं जो बीच के कणों को दर्शाते हैं। ये मैंने आपको पहले वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में भी बताया था कि उपधातु जो होते हैं उनके अंदर धातु और अधातु दोनों की ही विशेषताएं पाई जाती हैं। धातु जो होते हैं उनमें ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, और अधातु हमारे कुचालक होते हैं, और उपधातु जो होते हैं वो हमारे सुचालक भी होते हैं और कुचालक भी होते हैं। इनका उदाहरण है सोना और लोहा, और इसमें ऑक्सीजन और सल्फर, और इसमें आएगा हमारा बोरोन और जर्मेनियम। इसके बाद हमारा एक छोटा सा वो आता है, डिफरेंस और आता है इस चैप्टर में, तो इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा एग्जाम में। मिश्रण और यौगिकों में अंतर। किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं करते। मिश्रण जो होता है वो किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं करते, लेकिन यौगिक में नए पदार्थ का निर्माण होता है। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। मिश्रण को हम पृथक कर सकते हैं, लेकिन यौगिक को हम पृथक नहीं कर सकते, और इनको पृथक करने की जो विधियाँ हैं वो अभी हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। और मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, साइंस की बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो आने वाली है, जिसके अंदर हम MCQ पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो प्लीज़ अभी जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। थैंक यू।